जानना नहीं चाहते हो कि भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, जहां पे 250 लड़कियों के साथ रेप किया गया था, अजमेर सेक्स स्कैंडल, जो कि भारत के इतिहास पे एक काला धब्बा है, वो कैसे हुआ? और आज भी जो अपराधी है वो कहाँ है? जेल में है कि बाहर है? रात 8 बजे स्टोरी आएगी क्राइम वर्ल्ड पे। मैं और रवि सर क्राइम वर्ल्ड पे एक्टिव हैं, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया। और बाकी हमारा पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है, मात्र 300 रुपये का है, ओनली 300 रुपीज़ का ये कोर्स है। इसको आप जरूर अवेल करें। और हमारा एक ऐप है सेल योर बुक, तो ये हमारा नया वेंचर है कि अगर सेकेंड हैंड किताब है तो आप इसको बेच सकते हैं, उसका भी सबका लिंक दिए हुए हैं, तो आप फटाक से जाएं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ चीज़ों की, जैसे युवा नरेंद्र मोदी ने बोला मतलब हमको युवा चाहिए, और ये लो मेट्रो कोची वाली। तो फिलहाल नरेंद्र मोदी ने कोची मेट्रो का उद्घाटन किया। वाटर पे, पानी पे चलेगी। कल मैंने उस पर लेक्चर बनाया था, बढ़िया। 20 रुपए दो, पानी पे घूमो। और अभी वंदे भारत जो है इनॉग्रेट कर दी। केरल जो कि सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, या तो लोग कश्मीर जा रहे हैं या केरल जा रहे हैं। तो बैक वाटर्स, हा 1 लाख खर्च होंगे बेटा, कोई बात नहीं, खर्च कर देंगे, 1 लाख तो है, क्या दिक्कत है? नहीं, मतलब ये टॉन्ट था एक तरीके से। एक्चुअली पैसे बहुत खर्च होते हैं यार। वैसे पैसे आप बचा भी सकते हो, ऐसा नहीं है, बट केरल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा। द गॉड्स ओन कंट्री इट इज केरल। सो केरल की जो पॉलिटिक्स है, हम सबको पता है कि त्रावणकोर, कोची, मालाबार, कासरगोड को मिला के बना है केरल। एक समय चेरस बड़े एक्टिव थे यहां पे, पूरा का पूरा कंट्रोल करते थे। फिर चोलाज ने सब कुछ लिया, पांड्याज आए। समय समय पर केरल की जो स्ट्रैटेजी है, जो ज्योग्राफी है और जो इकोनॉमिक्स है, वो बदलती रही है। बैटल ऑफ कोची लड़ी गई। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत का मॉडर्न इतिहास केरल से ही तो शुरू हुआ। कहां है पुर्तगाली? केरल में ही है। बैटल ऑफ कोची जो 1502 में लड़ी गई, उसी से ही तो सब कुछ चेंज हो गया, जब जैमोरिन दिक्कत में आ गए थे। तो वो मैंने पूरा कवर किया है। सोच रहा हूं मैं बैटल सीरीज फिर से शुरू करूं। आपको क्या लगता है? आप मुझे बताना। तो केरल से ही जो है मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हुई। मॉडर्न इंडिया इन द सेंस की ब्रिटिशर वाला इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई। तो अभी केरल के क्या हालात हैं? बीजेपी डंका बजा रही है भैया। गोवा में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया, बहुत बड़ी बात है भैया। 30% कैथोलिक सीट्स इनको मिल गई, और कमाल कर दिया। क्रिश्चियंस है ना वहां पे ज्यादा, तो क्रिश्चियंस का वोट मिला। बट क्या केरल में ऐसा दोहरा पाएंगे? देखिए, यहां पे आधे जो है वो माइनॉरिटी है। केरल भारत में इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे माइनॉरिटीज जो है वो मेजोरिटी में है। 27% यहां पे क्रिश्चियंस हैं, 18% मुस्लिम्स हैं, यानी कि लगभग 45% जो है क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स यहां का वोट कंस्टिट्यूट करते हैं। अब बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स रही है, बट ये यहां पे नहीं चलेगी। ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां पे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स चलेगी ही नहीं, क्योंकि बेसिकली यहां पे आपको टारगेट क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को करना है। तो अब क्या कर रहे हैं भाई? ए.के. एंटोनी के बेटे जो हैं वो आए हैं अभी पॉलिटिक्स में। ए.के. एंटोनी और ओमन चंडी ने जब से रिटायरमेंट लिया है एक्टिव पॉलिटिक्स से, तब से दिक्कतें और ज्यादा हो गई हैं। तो ए.के. एंटोनी, फिर ए.टी. थॉमस, वो सब अब यंग लोग हैं, युवा जो है वो केरल आ रहे हैं, और ये बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा भी करेगा। फिर ये भी यहां पे ये दिक्कत है कि बीजेपी ये कहती है कि आरएसएस के वॉलंटियर मारा जा रहा है, जान से मारा गया है, ठीक है। तो दिक्कत ज्यादा है कि वहां पे भाई पॉलिटिकल स्ट्रगल तगड़ा है, पॉलिटिकल वायलेंस भी केरल में तगड़ी है। केरल की पॉलिटिक्स की बात करें तो हम केरल की बात क्यों कर रहे हैं? अभी कर्नाटक में इलेक्शन है, केरल में नहीं है। केरल में इलेक्शन भैया अभी 2026 में होंगे, क्योंकि 2000 पिछले के पिछले साल ही 2021 में ही तो इलेक्शन हुए थे। 140 सीटों पे इलेक्शन थे, तो इलेक्शन तो हुए थे अभी। लेकिन यहां पे बात यह है ना कि अभी नरेंद्र मोदी केरल में बहुत एक्टिव लग रहे हैं। वो ज्यादातर स्पीच केरल में जाके दे रहे हैं, प्रोजेक्ट्स केरल में। खैर, प्रोजेक्ट्स वो पूरे इंडिया में ही लॉन्च करते हैं। केंद्र सरकार है, वो केंद्र सरकार किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, वो पूरे देश की होती है। लेकिन आप ये समझिए कि केरल पे इट इज बेसिकली नाउ अ शिफ्टिंग पॉइंट ऑफ बीजेपी, क्योंकि केरल एक ऐसा देश है, सॉरी एक ऐसा राज्य है कभी कभी इधर उधर हो जाता है केरल एक ऐसा राज्य है जहां पे बीजेपी का सबसे खराब परफॉर्मेंस है। 2016 में बीजेपी को 1 वोट नहीं मिला था, अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। वहीं 2021 के इलेक्शन में इनको 12 से 13% वोट शेयर मिला, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक ही सीट मिली, बट बहुत बड़ी बात है। केरल की पॉलिटिक्स कैसे रही भैया? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 1956 में केरल को राज्य बनाया गया। अब हुआ क्या कि भाई 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन आया,
तो उसमें 4 ही जो थे ना 565 रियासतों को एक करना था, जिसमें 4 बड़े प्रॉब्लम क्रिएट किए। सबसे पहले कश्मीर में राजा हरि सिंह, तो वहां पे फिर 27 अक्टूबर को 1948 को भारतीय सेना गई और कुछ ही दिन में पूरा कश्मीर हमारा हो गया, बट वह एक फ्रिक्शन पॉइंट बना रहा। फिर जूनागढ़ के तो राजा ही भाग गए, ठीक है, और वहां पे ज्यादातर हिंदू पॉपुलेशन, तो रेफरेंडम से जूनागढ़ हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला दिया, तो 5 दिन के अंदर हैदराबाद हमारे पास, जो कि उस समय का सबसे अमीर प्रिंसली स्टेट थी। और आखिरी त्रावणकोर, और इनके राजा के ऊपर बम से हमला हो गया। तो ये एक ऐसा राज्य था जिसने बोला था कि हम सोचेंगे भारत के साथ जाने में। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, नंबूदरी-पाद 1957 में चीफ मिनिस्टर बनते हैं। बट उसके बाद एकाएक करके, क्योंकि कांग्रेस की पूरे देश में सरकार थी, कांग्रेस ने बोला ये ना चल बे। जवाहरलाल नेहरू जो अपने आपको डेमोक्रेसी का मसीहा बताते थे, बट यहां पर उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, क्योंकि यहां पे तो सरकार आ गई लेफ्ट की, तो प्रेसिडेंट रूल लग गया। आपको बता दूं कि केरल में 4 बार प्रेसिडेंट रूल रहा, मतलब लगता रहा है प्रेसिडेंट रूल वहां पे, ठीक है। तो वहां पे जो मेन पार्टी है वो है एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। अब यूडीएफ बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी है, इन्हीं का अलायंस है, सीपीआई और ये सब मिलकर यूडीएफ बनाए हैं। और अभी एलडीएफ की सरकार है। भाई जो ओमान चांडी थे वो 2021 से लेकर 2011 से लेकर 2016 तक चीफ मिनिस्टर रहे थे, वो कांग्रेस के ही थे, मतलब यूडीएफ के ही थे। एलडीएफ के हैं पिनरई विजयन, और पिछले 1 साल से, मतलब 1 साल तो नहीं, 2016 से 2016 से लेकर अभी, और अभी फिर ये इलेक्शन जीते हैं, यानी कि 2026 तक रहेंगे, यानी कि 2 टर्म। ये बहुत बड़ी बात है। अब पिनरई विजयन के बारे में ये बोला जाता है कि इन्होंने जो कोविड-19 में काम किया, कोविड में जो इनका काम था और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन्होंने चलाए, उससे पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा खुश हुई। लेकिन यहां पे बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को 2021 में पहली बार सीट मिली, 12 से 13% जो है वो वोट मिले इनको, वोट शेयर बढ़ा। अब ये अमित शाह के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो कि गजब के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं। अब बीजेपी डेफिनेटली यहां पे, क्योंकि यहां पे पोलराइजेशन तो काम करने वाला है नहीं भाई। एक तो सबसे भाई 100% लिटरेसी आपको केरल में मिलेगी, एंड द सेकेंड थिंग इज कि यहां पे बीजेपी जो है, एक तो युवा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और दूसरा ब्रांड मोदी, इन दोनों को ही आगे कर रही है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनका जो 2026 में विजन है कि इस बार केरल में हमको कुछ भी हो, झंडा लहराना है, अपना कमल खिलाना केरल में, तो उसको देख के, क्योंकि ज्यादा दूर तो है नहीं भाई, 3 साल बाद इलेक्शन हो जाएंगे, अगले साल लोकसभा इलेक्शन है, वो विजन लेके चल रहा है। और उसकी शुरुआत अभी हो गई है। नए नए प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए जा रहे हैं ना, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, क्रिश्चियंस की बात करते हैं, देखिए यहां पे वोट बटे हुए हैं। जैसे अब अगर हम कांग्रेस की बात करें, सीपीआई, तो बेसिकली कांग्रेस और सीपीआई को कौन वोट देता है? अपर क्लास मुस्लिम्स वोट देते हैं, दलित्स वोट्स देते हैं यहाँ के, फिर एजावर कम्युनिटी वोट देती है। एलडीएफ को अभी मुस्लिम और क्रिश्चियंस का वोट मिला तगड़ा, यूडीएफ के साथ भी सेम है। लेकिन देखिए अब बीजेपी, मान लीजिए जैसे 45% यहाँ पे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स है, बाकी एजावर कम्युनिटी और नायर कम्युनिटी है। अब ये दोनों वैसे तो आपस में थोड़ा सा इनका गड़बड़ रहता है हिसाब किताब, बट अब ऐसी जादू की छड़ी नहीं कि इन दोनों को एक कर दे और पूरा 55% वोट जो है वो बीजेपी को चला जाए। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि इनके भी अपने अपने वोट शेयर है कि हम इनको वोट देंगे, हम इनको वोट देंगे। फिर उसके बाद IUML, ये रीजनल पार्टीज है, रिलीजियस पॉइंट से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है, इस तरीके से वहां की पॉलिटिक्स बटी हुई है। अब यहां पे मुस्लिम्स का तो वोट मिलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है केरल में बीजेपी को, राइट। तो बचे क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन से अभी कहते हैं ना कि एक दूसरे का सेवियर साबित हो सकते हैं क्रिश्चियन जो है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का करप्शन फ्री इमेज है कि करप्शन नहीं है, अभी वो इतना एक्सपोज ही नहीं है कि करप्शन नहीं है, साफ सुथरी इमेज है। और केरल की जनता इसके पीछे जाती है। केरल की जनता में क्रिश्चियंस का अच्छा खासा पकड़ है, उनकी जो प्रीस्ट है उनकी अच्छी खासी पकड़ है, ये बात सच है। वो जिसको बोलते हैं वो उनको वोट मिलता है, और ये हर राज्य में है। जो धार्मिक गुरु, इसीलिए तो कहते हैं ना पॉलिटिक्स को रिलीजन से सेपरेट कर दो। जो धार्मिक गुरु है ना, आप बोलते हैं ना कि भाई ये इतने बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु इतने बड़े कैसे हो गए? वोट शेयर इनके पास तगड़ा रहता है, अपने फॉलोअर्स को बोलेंगे तो वोट मिलता है। तो ये हिसाब किताब है। तो इसलिए बीजेपी जो है वो क्रिश्चियंस की तरफ जा सकती है, और जा ही रही है। क्रिश्चियन कैंडिडेट्स को लगातार उतारा जा रहा है, और ये दोनों एक दूसरे का सेवियर जो है वो साबित हो रहे हैं। सबसे पहले वही, एक तो करप्शन बहुत ज्यादा कम है, दूसरा फिर सेंट्रल एजेंसीज जो है वो
एक तरीके से भाई देखो, अभी केंद्र की सरकार है, ठीक है, और हम सबको पता है कि जो फ्रैंको मुत्कल का जो केस था, जब नन ने ये आरोप लगाया था कि मेरे साथ रेप हुआ है, और उसके बाद जो फादर मतलब काफ़ी ज़्यादा ये प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है, नन्स ने प्रोटेस्ट किया था, काफ़ी यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ये भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बिना कहे ही जो भी बोला उसको फॉलो कर लिया, इतना भी नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि भाई जो जांच एजेंसीज है, कहीं ना कहीं उससे आप बच जाते हो। यस, तो ये एक पॉइंट जो है इनके मन में रहता ही है। तो यहां पे क्रिश्चियंस और बीजेपी एक दूसरे का सेवियर्स बन सकते हैं और बीजेपी अपना कमल खिला सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि पहली बात है वोट पब्लिक को करना है, प्रीस्ट एक है। अब पब्लिक हो सकता है इस समन्वय से बहुत ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि एक बात तो पक्की, यहां पे हिंदुत्व काट के चलेगा ही नहीं, है ना। यहां पे आपको कोई और स्ट्रैटेजी, और यहां पे मेन मुद्दा डेवलपमेंट होगा, किसने कितना डेवलपमेंट किया। और इसीलिए नरेंद्र मोदी लगातार फोकस कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो केरल में लॉन्च किए जाए, और पब्लिक जो है वो डिविएट हो सकती है, क्योंकि अभी वही जो हमारा मूवमेंट था, ठीक है, जो नन्स ने मूवमेंट छेड़ दिया था एक अभी प्रीस्ट के खिलाफ, वो ये दिखाता है कि जरूरी नहीं है कि जो वहां से बोला जाए वही इधर से हो, वो डिफरेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है पब्लिक जो है वो ना माने, तो ये भी उनको सोचना पड़ेगा। और ये लॉन्ग टर्म में, देखिए ये डिस्टेंट फ्यूचर है, अपने पत्ते सही बिछा रही है बीजेपी, लेकिन ऐसा नहीं कि अगले इलेक्शन में इनको जीती मिल जाएगी, ये लंबे समय के लिए। और ये एलडीएफ यूडीएफ दोनों ही लॉन्ग टर्म कंपेटिटर्स मानते हैं बीजेपी को, ठीक है। जो 1980 का भारत की पॉलिटिक्स में बीजेपी का दौर था ना, वो अभी केरल में है, ठीक है, ये चीज है। बट आगे जाके बीजेपी पार्टी बड़ी बन सकती है। तो ये लेक्चर था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा और एनडीटीवी का, ये दो एडिटोरियल मैंने मिलाए हैं साथ में, और ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, ठीक है, इसको आप भी पढ़ सकते हैं। वाई बीजेपी इज ट्राइंग टू वू द क्रिश्चियंस, ये एडिटोरियल का नाम था। और एनडीटीवी का जो एडिटोरियल है वो था पोलराइजेशन डजंट वर्क। तो ये दोनों आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा करिए, बहुत अच्छा खासा आपको ज्ञान मिलेगा। चलो ओके, बाकी आप हमारे क्राइम वर्ल्ड, ये जो शानदार चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।